चिंटू अपने कमरे में सो रहा होता है और तभी उसे अचानक से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और वो उठकर बैठ जाता है। वो देखता है कि उसके अलमारी के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। तभी चिंटू उस बच्चे से पूछता है तो वो बच्चा बोलता है कि मेरे मम्मी पापा कहीं चले गए हैं और मैं यहाँ अकेला हूँ। तो वो बच्चा बोलता है कि ये कमरा भी मेरा है। तभी चिंटू बोलता है नहीं, ये कमरा मेरा है, तुम्हारा नहीं, और तुम इसी वक्त इस कमरे से बाहर निकल जाओ। तो वो बच्चा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो बोलता है मैं अपने मम्मी पापा के बिना अकेला कहाँ जाऊँ, जब तक मेरे मम्मी पापा यहाँ नहीं आ जाते तो मुझे यहीं रहने दो ना। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसको रोते हुए देखकर चिंटू को दया आ जाती है और फिर वो बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। तभी वो बच्चा बहुत ही खुश हो जाता है और खुश होकर उस अलमारी के नीचे उतर जाता है। चिंटू उसे अलमारी से नीचे उतरता हुआ देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो अलमारी काफ़ी ऊंचाई पर होती है और वो उतना छोटा सा बच्चा उस अलमारी से नीचे कूद जाता है। वो लड़का चिंटू से बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा की कसम है, तुम मेरे बारे में अगर किसी को भी बताओगे तो तुम्हारे मम्मी पापा मारे जाएंगे। इस वजह से चिंटू चुप होता है और उसकी बात मान लेता है। उसी घर में एक राजू नाम का लड़का रहता है जो वहीं काम करने वाली का बेटा होता है। राजू जब भी चिंटू को अकेला देखता तो वो उसे परेशान करता और उसके खिलौने छीन लिया करता था। चिंटू उससे बहुत डरता था। एक दिन चिंटू की मम्मी बाहर गई हुई होती है और चिंटू उसी भूतिया लड़के के साथ खेल रहा होता है। तभी वहाँ राजू आ जाता और चिंटू को परेशान करने लगता है। वो चिंटू के सर पे मारता और कहता है क्या बे बैटरी, क्या बे पागल, क्या कर रहा है, अकेले में क्या बड़बड़ा रहा है। तभी चिंटू बोलता है मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ हूँ और उसके साथ खेल रहा हूँ। राजू उसे पागल समझने लगता है। वो बोलता है तू अकेला है बे, तेरे साथ कोई नहीं है, और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो बोलता है कि तू पागल हो गया क्या, कौन है तेरे साथ, तू यहाँ अकेला ही खेल रहा है, और उसे वो परेशान करने के बाद वहाँ से चला जाता है। तभी वो भूतिया लड़का चिंटू से बोलता है कि तुम्हें गुस्सा नहीं आता है क्या, तुम्हें वो इतना परेशान करता है, तुम्हें पागल बोल के गया है, तुम्हें गुस्सा बिल्कुल नहीं आता क्या, तुम जाओ अभी और उसके सर पर बैट मार कर आओ। पर चिंटू मना कर देता है तो वो खुद चला जाता है और थोड़ी ही देर बाद उस लड़के की चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। चिंटू उस आवाज़ को सुनकर डर जाता है और वो भागते हुए वहाँ जाता है तो देखता है कि राजू भी ज़मीन पर लेटा हुआ है और उसके सर से खून गिर रहा है। उस भूतिया लड़के ने उसके सर पे बैट से मार दिया होता है। चिंटू देखता है कि वो भूतिया लड़का गुस्से भरे नज़रों से राजू को देख रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे बहुत गुस्सा आया, इसने तुम्हें पागल कहा और तुम्हें मार के गया। चिंटू बोलता है क्या ये मर गया क्या। तभी वो भूतिया लड़का बोलता है हाँ ये मर गया है। और वो लड़का बोलता है कि चलो इसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं वरना पुलिस तुम्हें पकड़ कर लेकर जाएगी। चिंटू बोलता है मुझे क्यों पकड़ेगी, मारा तो तुमने है ना। तभी वो भूतिया लड़का उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे चक्कर में इसे मारा है ना, इस वजह से पुलिस तुम्हें ही पकड़ के ले जाएगी। तो वो चिंटू को पेट्रोल लाने के लिए बोलता है। चिंटू उसकी बात मान लेता है और पेट्रोल का डब्बा लेने के लिए चला जाता है। वो पेट्रोल का डब्बा लेकर वहाँ आता है और राजू की लाश पर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देता है। पेट्रोल छिड़कने के बाद वो जैसे ही माचिस की तीली जलाता है तो देखता है राजू थोड़ा सा फड़फड़ाता है। जैसे ही राजू के फड़फड़ाते ही देखता है वो भूतिया लड़का उसके ऊपर बैट से फिर से वार करने लगता है। चिंटू बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका होता है। वो बोलता है कि ये तो जिंदा था ना, फिर तुमने इसे क्यों मार दिया। वो बोलता है कि चलो चुपचाप अब इस पे आग जला दो वरना तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। चिंटू डर से वहाँ पर आग जला देता है और राजू की लाश जलना शुरू हो जाती है। में मांस जलने की बदबू फैलने लगती है और आग का धुआं भी फैलने लगता है। थोड़ी ही देर में चिंटू की माँ वहाँ आ जाती है। वो देखती है कि राजू की लाश को चिंटू जला रहा है। वो जल्दी से पानी लेकर आती है और राजू की लाश पर पानी डाल देती है। वो देखती है कि राजू पूरी तरीके से जल चुका है और मर चुका है। वो अपने बेटे से बोलती है कि बेटा तुमने राजू को क्यों मार दिया। तो चिंटू बोलता है नहीं माँ, मैंने नहीं मारा, इस लड़के ने मारा है। उसकी माँ बोलती है कि तुम बेटा पागल हो गए हो क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुमने राजू को मार दिया, अब उसकी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वो बोलती है कि जल्दी से मेरे साथ अब इसकी लाश को ठिकाने लगाओ। और वो लोग उसकी लाश को लेकर वहाँ से जाते हैं और अपनी गाड़ी में लाश को डालकर दूर लेकर जाते हैं और पहाड़ के नीचे से खाई में फेंक देते हैं। और फिर चिंटू की माँ चिंटू को लेकर घर वापस आने लगती है। चिंटू के कार में ही वो भूतिया लड़का बैठा हुआ होता है। वो भूतिया लड़का चिंटू की कार में बैठकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। उसकी माँ उसे बोलती है कि बेटा तुमने बहुत गलत किया है, तुमने राजू को मार दिया, तुमने हमें किस मुसीबत में डाल दिया। तभी चिंटू से वो भूतिया लड़का बोलता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे और तुम अपनी माँ को बता रहे हो कि मैं राजू को मैंने मारा है, क्या मैं तुम्हारी माँ को मार दूँ। चिंटू बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और चुप हो जाता है। थोड़ी देर में वो लोग घर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि राजू की माँ राजू को ढूंढ रही होती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुमने राजू को देखा। तभी चिंटू की माँ बोलती है नहीं, वो तो सुबह ही क्रिकेट खेलने के लिए गया था और अभी तक नहीं आया है। फिर उसके बाद चिंटू के पापा आ जाते हैं और चिंटू की माँ चिंटू के पापा को सब कुछ बता देती है। उसके पापा चिंटू से पूछते हैं कि ये तुमने क्यों किया। वो डर से कुछ नहीं बताता ताकि उसके मम्मी पापा को कुछ ना हो। और वो भूतिया लड़का भी वहीं पर बैठा हुआ होता है। तभी चिंटू बोल देता है पापा मुझे राजू परेशान करता था, इस वजह से मैंने उसे मार दिया, पर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। और वो रोने लगता है। उसके पापा उसे सुला देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
चिंटू के पापा के जाने के बाद वो भूतिया लड़का उस अलमारी के नीचे आता है और चिंटू से बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। अगर तुम जानना चाहते हो तो उसके बेडरूम के बाहर जाओ और जाकर चुपके से उनकी बात सुनो। चिंटू उनकी बात सुनने के लिए उनके बेडरूम के पास चला जाता है और वो सुनता है कि उसकी मम्मी उसके पापा को बता रही होती है कि चिंटू ने बड़े ही बेरहमी से राजू को मार दिया। मुझे ऐसा लगता है कि चिंटू को कुछ प्रॉब्लम है, वो किसी बच्चे के साथ खेलता भी नहीं है, वो बस चुपचाप अकेले कमरे में रहता है और किसी और की बात करता है। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए अगला भाग ज़रूर देखें।